आप और हम सब लोग पैसा लगाते हैं इक्विटी मार्केट में या फिर देश के किसी भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म भी अगर 1 साल 2 साल 5 साल या इससे ज़्यादा का हो तो फिर कहना ही क्या। और जब आप लंबे समय का सोचते हैं तो आपको चाहिए एक कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस ऐसा चाहिए कि कोई आपको ये कह दे बस कि आने वाला समय बहुत अच्छा है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और वो ये अच्छा समय आने वाला है अगर कोई ऐसा आदमी कहे जिसे हिंदुस्तान की पूरी जानकारी हो, दुनिया भर की जानकारी हो, और हिंदुस्तान के बाज़ारों को और इकोनॉमी को बड़े गौर से नज़दीक से देखा हो। तो जी हाँ, इसीलिए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे ख़ास मेहमान से जिन्हें आज कल हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने, साल 2 साल नहीं, पूरे 10 साल के लिए हिंदुस्तान पर बड़ा भरोसा है कि अगले 10 साल, अगला 1 डिकेड हिंदुस्तान का होगा। जी हाँ, देश में कामकाज करने वाली सबसे बड़ी एफआईज में से एक मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रिदम सर, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने तो कल जब आपकी रिपोर्ट देखी, मेरा तो सीना एकदम चौड़ा हो गया। मैंने कहा वाह, ये हुई ना बात, क्या रिपोर्ट लिखी है आपने। तो सर, ये अगले 10 साल हिंदुस्तान के, ये ख्याल कैसे आया? नहीं, हम काम कर रहे थे इस पे अनिल जी। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस पे। सर धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद आपका। और स्पेसिफिकली इसलिए कहना और करना चाहता हूँ सर, देखिए आप मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़ी एफआईज के एमडी हैं, आपके सारे क्लाइंट्स होते हैं, आप जिनसे बातचीत करते हैं सारे विदेशी निवेशक होते हैं, हिंदुस्तान के कुछ एक फंड मैनेजर से आप बात करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप हमेशा हमारी रिक्वेस्ट मानकर समय निकाल कर आते हैं, हमारे रिटेल इन्वेस्टर से बात करते। नहीं तो सर एफआईज हमें मिलती नहीं ऑनेस्टली। जी, आपका भी तो चैनल बड़ा है सर, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई छोटी चैनल में आ रहा हूँ। नहीं जी, सबसे बड़ा चैनल है। थैंक यू सर। भारत का। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार हमारे हिंदुस्तान के लोग भी चाहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं कि एफआईज से वो बात करें, समझे, उनका रुझान समझ में आए और आप क्या सोचते हैं हिंदुस्तान के बारे में विदेशी निवेशकों के नज़रिए से। तो इसलिए तो बताएं सर, ये रिपोर्ट लिखने का ख्याल। हाँ, तो ऐसा है ना कि 2014 में हमने लिखा था अगला भारत, द नेक्स्ट इंडिया। यस। और वो ऐसा था कि हमने एंटिसिपेट किया था कि कई पॉलिसियाँ इंडिया में चेंज होगी। अब समय आ गया है हमारे हिसाब से कि अब अगले भारत से हम नए भारत की ओर जाएं। ओके। तो द न्यू इंडिया, नेक्स्ट इंडिया से न्यू इंडिया। नेक्स्ट इंडिया से न्यू इंडिया। अब न्यू इंडिया क्यों? तो नया भारत ये जो बन रहा है हमारा, और ये पिछले 5-7 साल से जो सरकारी नीतियों के कारण जो फाउंडेशन, जो बुनियाद बनी है, वो बहुत मजबूत है। अब आगे जाके हम लोग तो सिर्फ 10 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं 20 या 30 साल की भी बात करूं, लेकिन उतनी दूर देखने की हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी ये क्षमता भी नहीं है। लेकिन अगले 10 साल के लिए जो बुनियाद बन गई है देश की, बहुत मजबूत लग रही है। और ये जो बुनियाद है वो 4 चीज़ों पे निर्भर है। ओके, 4 बड़े कारण। हाँ, तो पहली बुनियाद है ये जो हम बताते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो उसका होता है, अब जैसे कि बहुत सालों तक, पिछले 20 से 30 साल तक ये दुनिया 2 देशों पे निर्भर थी। चाइना सब माल बना रहा था, चाइना सब कारखाने लेके बैठा था, और अमेरिका ये जो है सब खपात कर रही थी, कंजम्पशन कर रही थी। तो ये 2 देशों पे निर्भर थे, बाकी सब बहुत छोटे थे। अब जाके ऐसा लग रहा है हमें कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है। ओके। कि ये जो खपात है वो अमेरिका से स्प्रेड होके और देशों में जा रही है, और जो कारखाने हैं वो चाइना से निकल के कहीं और जा रहा है। अगर आप देखोगे तो भारत का बहुत ही विशेष इसमें पोजीशन है, क्योंकि भारत में दोनों है, कंजम्पशन भी है और कारखाने लगाने की क्षमता भी है, प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों। अब लोग मुझे पूछते हैं वियतनाम, तो मैं उनको समझाता हूँ, बाबा वियतनाम जो है ना, वो भारत के मुकाबले 1/10 ओके साइज बहुत छोटा है। अब आप वियतनाम में $500 बिलियन का FDI लगा के दिखाओ, मुझे नहीं लग सकता है। करेक्ट। ओके, तो अगर आपको चाइना से कारखाने शिफ्ट करने हैं, आपको मिलियंस, लाखों की संख्या में अगर आईफोन बनाने हैं, तो वो और कहीं नहीं बन सकते, सिर्फ यहाँ बन सकते हैं। दूसरी बात कि हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो आज चाइना से कम हो गया है। ओके। तो यहाँ पे जो अभी हम कैपेसिटी लगा रहे हैं वो सस्ते में हम बना सकते हैं। और दूसरी जो बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे हिसाब से, हम लोग चंद साल पहले, मतलब 20-25 साल पहले एक जोक होता था
कि रशिया से स्टील लाना सस्ता है मुंबई में झारखंड के मुकाबले, वहाँ से बनाना, क्योंकि हमारा ये जो 1500 किलोमीटर का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था इतना ज़्यादा था कि हम रशिया से सस्ते में ला। अब वो बात नहीं रही जी। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत हो गया, जो लॉजिस्टिक्स में जो गति शक्ति की बात कर रहे हैं और जो पूरा लॉजिस्टिक्स का प्लान है उससे लेके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी गिर रहा है। तो अब कंट्री की जो सिचुएशन है, जो हम बना सकते हैं कारखाने, तो ये पहली बुनियाद है, मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है। दूसरी बुनियाद है, और ये एक ही बुनियाद है जो बाहर से आई है, बाहर के जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस है उसके कारण ये बना है। बाकी तीन हमारी की हुई है, ओके, हमने ये बनाई है पिछले 8 सालों में। तो पहली बात आधार, हाँ, इंडिया स्टैक जिसे हम कहते हैं, वो एक रेवोल्यूशन है, कोई और देश में ऐसी चीज़ नहीं है। और वहाँ पे जो काम चल रहा है उसे लेके इंडिया में, भारत में बहुत बदलाव आएगा। तो ये एक हुई। दूसरी बुनियाद है सरकारी नीतियों। अब हमने ये पहले भी अभी दिवाली के समय पे मैंने ये बात की थी कि जो अभी नीति है वो है कि हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में नफ़े है उसको बढ़ाओ ताकि निवेश होए, निवेश के कारण आप नौकरियां खड़े करोगे और नौकरियों के कारण कंजम्पशन बढ़ेगा और पूरी इकोनॉमी चलेगी, पूरी अर्थव्यवस्था चलेगी। तो ये ऑलरेडी शुरू हो गया है। अब देख रहे हो आप, अर्निंग सीजन चल रहा है, कंपनी के बाद सबकी नफ़े बढ़ रहे हैं, सब इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये हुई तीसरी बात। और ये जो तो ये जो है ना, ये एक तीसरा बुनियाद बन रहा है हमारे, ये जो फाउंडेशन बन रहा है इंडिया के लिए अगले 10 साल के लिए। आपने जो इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी है सर अपनी रिपोर्ट में, मैं एक एक करके उस पर आता हूँ। जो फैक्टर्स आपने लिखे हैं कि जिसकी वजह से आपको इंडिया बहुत मजबूत नज़र आता है अगले 10 साल के लिए, तो आपने कहा कि एक तो इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए चाहे सर्विसेज में आए, तो क्या अगले 10 साल में ये एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा इंडिया के लिए? आप समझिए ये बात कि पिछले 20-15 सालों से हमारा जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में है वो करीबन वहीं पे ला रहा है, वहीं का वहीं स्टेबल है, न बढ़ता है न घटता है। हम बढ़ा नहीं पाए, घटाने की बात तो हम बढ़ा नहीं पाए, लेकिन पिछले 2 साल में वो बढ़ना शुरू हो गया है। ओके, तो आप देखिए अभी जैसे कि आपने सर्विसेज की बात की, तो वहाँ पे आपने 3.7% का हमारा मार्केट शेयर था ग्लोबल, वो अब बढ़ के 4.3% हो गया है, राइट। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में पहली बार हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है, छोटा बढ़ा है, 1.7 था, अब 1.9 हो गया है, ठीक है। अब शुरू हो गया हमारा मार्केट शेयर गेन। अब ये जाके हमारे हिसाब से अगले 10 साल में दुगना हो जाएगा। मतलब अगर आप टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स देखोगे, टोटल अगर आप देखोगे तो 2.2% का इंडिया का मार्केट शेयर है, वो हमारे हिसाब से 4.5%, 4.5% हो जाएगा। तो उससे ना बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बहुत सिंपल समझाता हूँ। जब एक गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी के साथ व्यापार करता है तो उसको कभी भी प्राइसिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी को भाव नहीं दे सकता है, करेक्ट। लेकिन अगर आप एक गरीब आदमी, एक रईस आदमी, एक रिच आदमी के साथ ट्रेड करें, व्यापार करें, तो सडनली आपको प्राइसिंग मिलता है। हाँ, बिल्कुल, उनका परचेजिंग पावर ज्यादा है ना। आप सिंपल है, जयपुर में कारपेट जो बेचता है आदमी, आज तक सिर्फ उसी को बेच सकता था जो भारत में आता था टूरिज्म के लिए और फिर वहां जाता था, करेक्ट। अब वो ई कॉमर्स के कारण वही कारपेट न्यूयॉर्क में बिक रहा है, सही है, उसको दाम मिलता है 5 गुना, जबरदस्त। तो ये जो है, ये जो बदलाव आ रहा है, उससे हम ऐसा बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग चीज है, नहीं हम बोल सकते हैं कि 200 साल तक ये सब लोगों ने हमारे देश से निकाला था, वो अब अगले वापस आ रहा है, 25 साल में वापस आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात कही कि जितना जो निकाला था, क्योंकि अगर आप देखें 17वीं और 18वीं सदी वो लूट के ले गए थे, हम कमाएंगे, हम अभी सब वापस आ जाएंगे, हमारा ही माल वापस आ रहा है, हमारे माल वापस आएगा, किसी और का नहीं आ रहा है, हमारा ही आ रहा है, क्योंकि हमारे माल से ही वो रईस हुए थे, अब हमारे माल वापस आ जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है। अब कारखाने भी लग रहे हैं जैसे मैंने बोला, और ऑफिसें भी लग रही है जी। और मैं आप समझाऊं ऑफिस का एक ये सिलसिला क्या है कि कोविड के दरमियान जी सब लोग घर चले गए, घर से काम किया, राइट। अब जो अध्यक्ष है, जो मल्टीनेशनल कंपनी के अध्यक्ष है, उनको समझ में आ गई कि आप घर से काम करो या ऑफिस से काम करो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, राइट। अब घर फ्लोरिडा में हो या मुंबई में हो तो बहुत फर्क पड़ जाता है,
क्योंकि फ्लोरिडा में आपको 10 गुना ज़्यादा वेतन है, सही बात है, तो मुंबई से ही करते हैं। ठीक बात तो अगर आप देखो पिछले 2 साल में इतना सारा सर्विसेज सेक्टर का काम इंडिया में आ रहा है, भारत में आ रहा है। ओके, तो ये जो है ना, ये मेरे हिसाब से एक तो कोविड बहुत ही ख़राब हुआ, लेकिन उसका एक सिल्वर लाइनिंग है, हमें फ़ायदा हो गया क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि ऑप्शन खुल गया वो। हाँ, आपने भी घर से काम किया, बिल्कुल। हाँ, स्टूडियो की क्या फर्स्ट टाइम जरूरत हम है? सोच ही नहीं सकते थे कि मतलब पूरा सारा काम घर से भी हो स्टूडियो की सकता क्या है। जरूरत है, बड़ी बराबर ना? बात है तो ये हाँ, वाकई में। तो ये एक बदलाव है। और कारखाने की बात मैंने पहले कर दी थी, तो वहाँ पे ना फ़र्क क्या है भारत और दूसरे देशों में कि हमारे पास होम मार्केट है, हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं जो आप बोले खपात करते हैं। सही बात ओके, तो ये बहुत ही एक बुनियादी फ़र्क है इंडिया और दूसरे देशों में। तो इसके कारण ये जो पहला पॉइंट है आपने जो रेज किया, वो ऑफशोरिंग जिसे हम कहते हैं, वो बड़ी मात्रा में होगा इंडिया से। करेक्ट। एक और इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रखा है सर, एनर्जी को लेकर, कि हमारे यहाँ अभी हम कच्चे तेल पर डिपेंडेंट रहते हैं, सारा का सारा हमें जो बड़ा खर्चा डॉलर में करना है वो एनर्जी के लिए ही करना है। सो क्या ये एक ऐसा बड़ा काम हो सकता है एनर्जी सेक्टर में इंडिया के लिए अगले 10 सालों में? अनिल जी, ऊर्जा के क्षेत्र में तो इतना बदलाव आएगा कि ये कंप्लीट चेंज हो जाएगा, समझ अच्छा, भी नहीं है। तो मैं आपको 2 चीज़ समझाता हूँ, इसमें 2 चीज़ हो रही है। पहले तो पिछले 8-9 सालों में ना हमने इलेक्ट्रिसिटी को हर एक गांव में पहुंचा दिया है। तो अब इंडिया में जो 6 लाख के ऊपर गांव हैं, हर एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी है। राइट सर। पहले उनके पास इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं, तो कैसे ऊर्जा का कंजम्पशन करे? जब आपके पास था ही नहीं तो कैसे करे? अब देखो, आप पूरी जो अर्थव्यवस्था है ना, ऊर्जा पे चलती है, पूरी अर्थव्यवस्था। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप अर्थव्यवस्था को बढ़ा नहीं सकते, वृद्धि नहीं हो सकती है। अब वो होगी क्योंकि सबके पास ऊर्जा है। तो इसके कारण हमारा ये मानना है कि आज अगर आप देखो, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भारत में 800 वॉट की ऊर्जा कंजम्पशन है। ये सब मिला के, मतलब आपने बस ली, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब चालू किया, आपने मोबाइल फ़ोन चार्ज किया, पूरा खाना खाया, सब मिला के एक्चुअली खाने को अगर इंक्लूड करूं तो करीबन 900 वॉट के आसपास है। 900 वॉट क्या है? रिसर्च करते हैं सर। हाँ, आप 900 वॉट में समझाता हूँ। आपका ये जो लाइट लगा हुआ है, ये 100 वॉट का बल्ब है। ऐसे 9 बल्ब 24/7 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, सिर्फ 9 वोल्ट। ओके, मैं अभी को अमेरिका का नंबर समझाता हूँ। वहाँ पे 9000 वॉट है। ठीक है, 9000? हाँ, दिन का। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ तो एस्केलेटर लगे हुए हैं, बड़ी मात्रा में प्लेन चलते हैं, उनके पास हाई स्पीड रेल है, वगैरह वगैरह है। ओके, तो उनके कारण वहाँ पे 9000 वॉट का डेली कंजम्पशन है। हमारे यहाँ 800 है, 900 है। ठीक है, अब ये क्योंकि ऊर्जा की जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी इम्प्रूव हो चुकी है, तो ये 900 का हम मान रहे हैं कि अगले 10 सालों में 1500 के करीब पहुंच जाएगा। फिर भी सिर्फ 1500 होगा, 9000 का है, बहुत दूर है। बहुत दूर है। लेकिन 900 से जो 1500 होगा, बहुत बदलाव आ जाएगा। अब दूसरी बात, इसमें जो ये 600 वॉट से बढ़ रहा है, इसमें ज़्यादातर करीबन 70% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। ओके, तेल से नहीं आएगा, कोलसे से नहीं आएगा, रिन्यूएबल से आएगा। सो कहाँ बन रहा है रिन्यूएबल? देश के अंदर। बाहर से तो है ही नहीं, वो तो सारे कहीं। हमारा देश जो है ना, इतना सुपरबली लोकेटेड है। हमारे यहाँ 80% देश में 24/7 365 डेज इन ईयर सूर्य सनलाइट है। हाँ, सनलाइट है। तो हम लोग ये चला सकते हैं। और दूसरा हाइड्रोजन, जो बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हाइड्रोजन और सोलर को मिला के ये पूरा जो इंक्रीज इन एनर्जी कंजम्पशन है वो हमारा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब पिछले 20-25 साल से आप बाजार में हो, हमेशा तेल के दाम बढ़ते थे, यहाँ पे मंदी आ जाती, पसीने छूट जाते हैं। अब वो तेल का जाम है ना, वो हमें उतने परेशान नहीं करेगा। अगले 2-3-4 साल में अभी भी परेशान करेगा, लेकिन 5 साल में हम लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। वो जो तेल का जो प्रभाव है इंडिया पे, वो गिरते जाएगा। और हमारा जो एनर्जी स्रोत है वो इंडिया से आएगा, भारत देश से बनेगा। और जो कंजम्पशन है, जो ऊर्जा का खपात है, वो भी बढ़ने वाला है। तो बड़ा चेंज होगा। और जैसे ही जैसे एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है ना, आप देखो पूरे
कंट्री में एक बूम आ जाता है। तो तो ये बहुत काम किया एक्चुअली, इसमें ऐसे नहीं हम इधर आ गए। मैं वही बोल रहा हूँ, और इतनी डिटेल रिसर्च है ये कि नहीं बहुत काम हुआ है पिछले 5-7 साल से, बड़े डिटेल में ये काम चल रहा है देश में। अच्छा सर, जब चूंकि आप कह रहे हैं कि अगले 10 साल हैं और अलग अलग सेक्टर से अलग अलग लेवल पर काम हो रहा है, फिर बिजनेस के लिहाज से कहाँ आपको लगता है अगले 10 साल किन बिजनेसेस के होंगे, कौन से सेक्टर्स होंगे, कौन सी थीम्स होगी जो लीड करेगी? तो पहले तो ये बात है ना कि अगर आप क्रेडिट टू जीडीपी देखिए, ओके, तो बैंकिंग सेक्टर में जो टोटल लोन्स दिए हैं वो कुल मिला के 57% है। ओके, और ये बहुत ही लो नंबर है। चाइना का नंबर है 225%, ओके, अमेरिका का है 200। ओके, अब कोई भी देश को पकड़ो, 57% पे इंडिया बहुत ही लो है। हमारा देश भले गरीब हो, लेकिन फिर भी गरीबी को एडजस्ट करके भी ये नंबर, हम बहुत उधार लेके नहीं जी रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहे। हमें उधार लेना आता ही नहीं है। थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर में उधार बढ़ गया था, वो भी कम हो गया है। 62% से 46% पे आ गए। और घरेलू क्षेत्र में तो उधार बहुत ज़्यादा होता ही नहीं है। करेक्ट। अब ये दोनों में ना बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और उसका श्रेय जाएगा नंदन नीलेकनी जी को, क्योंकि ये जो इंडिया स्टैक है, जो आधार की बुनियाद पे खड़ा है, जिसके ऊपर हमने क्या किया है, हमने डिजी लॉकर कर दिया, हमने यूपीआई कर दिया, भारत बिल पेमेंट कर दिया, जीएसटी लगा दिया। अब इस पे आने वाला है एक चीज जिसको हम कहते हैं ओकन। ओके, तो ओपन क्रेडिट इनेबल्ड नेटवर्क, OCEN, राइट, ओकन आने है। ओकन से क्या होगा कि आज हमें अगर कोई भी यहाँ पे कर्ज लेना होता है तो हमें एसेट दिखाना पड़ता है। तो आपको कुछ, आप अपना घर रखो और उसके सामने आपको सिक्योरिटी के अभाव है, मिलती नहीं है। लेकिन अब जाके लोन बनेगी कैश फ्लो पे। अब आप अपनी आय जो है उस पे बैंक लोन देंगे। कैश फ्लो बताओ, मैं ये ऐसे कमाऊंगा। क्योंकि सिस्टम में आज ये सब पूरा इंडिया स्टैक पे इंटीग्रेटेड है, तो आज बैंक को पूरा पता है कि आपकी आय कैसे है। अब अगर आपने बोला कि मेरी आय 1 लाख रुपया है, तो बैंक जाके जीएसटी रिकॉर्ड से चेक कर सकती है, इनकम टैक्स से, तो पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है। करेक्ट। तो उसके कारण ये जो हमारे यहाँ जो उधार की प्रथा है वो बदलाव, उसमें बदलाव आएगा। और उसके कारण ये जो 57% का मैंने जो आपको आंकड़ा बोला वो 100 होने वाला है। तो अगले 10 साल में प्रति वर्ष 17% का की वृद्धि हो सकती है लोन में। तो सबसे बड़ा यहाँ पे इफेक्ट मुझे फाइनेंशियल्स पे दिख रहा है। राइट। दूसरा हमने बात नहीं की है कंजम्पशन में। अब हम कहते हैं एक चीज, इनकम पिरामिड को। ओके, इनकम पिरामिड कैसे होता है कि जो सबसे ज्यादा कमाते हैं वो इतने कम लोग होते हैं, जो सबसे कम कमाते हैं वो बहुत सारे, इसलिए वो ट्रायंगल का शेप होता है, त्रिकोण का शेप होता है। अब वो त्रिकोण भारत में उल्टा होने वाला है। अच्छा, ज्यादा कमाने वाले लोग बढ़ेंगे, वो फ्लिप होने वाला है। ओके, हाँ, मैं अभी आपको ऊपर का जो है ना, अभी जो हमने एक फोरकास्ट किया है रिपोर्ट में कि घरेलू क्षेत्र में $35,000 से ज्यादा कमाने वाले आज देश में 50 लाख घर हैं। ओके, वो अगले 10 साल में 2.5 करोड़ हो जाएंगे। ओके, इसीलिए लुई विटॉन को आप देखिए, वो अब दीपिका पाडुकोन को अपने ब्रांड एम्बेसडर बना रहे। करेक्ट। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि खर्चा तो यही लोग करेंगे। ये देश में सबसे ज्यादा डिमांड लुई विटॉन पर्सेस के होने वाले हैं। करेक्ट। और उसे लेके पूरे जो ये इनकम त्रिकोण है, आय का त्रिकोण है, पूरे नीचे लेवल तक वहाँ पे पूरा कंजम्पशन के में बदलाव आएगा। जो बिल्कुल नीचे के लेवल पे है आज, जिनको रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम है, वो आगे जाके अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, घर को पेंट करेंगे, इंटरनेट कनेक्शन लाएंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, या जो भी उनको करना है, क्योंकि ये पूरा इनकम ग्रोथ आ रहा है। तो कंजम्पशन में एक भयंकर बूम आने वाला है। मेरा तो ये मानना है कि हम लोग अंडर एस्टिमेट करने वाले हैं कि कहाँ से कंजम्पशन निकलेगा ये कंट्री में। और ये आप देख रहे हो ये दिवाली में भी, और ये दिवाली का सिर्फ माहौल नहीं है, ये पूरे जो देश में बदलाव आ रहा है उसके कारण ये हो रहा है। तो ये बात हुई कंजम्पशन की। अब तीसरी जगह पे जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा व्यापार होगा वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि ये सब
सब चीज़ें करने के लिए एक कैपेक्स बूम आएगा। तो ये जो निवेश होने वाला है, इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उससे लेके इंडस्ट्रियल कंपनीज का भी काम अच्छा रहेगा। चौथा एक सेक्टर जो आज के दिन में परफॉर्मेंस उसका ठीक ठाक नहीं है, वो है टेक्नोलॉजी। ओके। क्योंकि जो मैंने पहले बात की सर्विसेज में, अब पूरी दुनिया में सभी कंपनियां डिजिटलाइज हो रही है और डिजिटल सॉल्यूशंस को डिलीवर करने के लिए इंडिया से ज़्यादा कोई कर नहीं सकता है। स्केल और प्राइस दोनों, मतलब बड़े पैमाने पे और भाव से दोनों पे इंडिया श्रेष्ठ पोजीशन पे है। तो वहाँ पे भी अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे जाके यूएस रिसेशन आ सकता है, इसलिए उनके रेवेन्यूज़ में थोड़ी नरमी आ सकती है। लेकिन 10 साल के व्यू पे मुझे लगता है वहाँ पे भी अच्छा आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। तो ये सारी थीम्स हैं, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल, आईटी। अच्छा सर, ये तो बात हुई सेक्टर्स वगैरह। अब मार्केट के हिसाब से तो 10 साल में कैसे देखते हैं मार्केट को आप? अभी हमारा फोरकास्ट ये है कि आज जो 3.3 खरब का मार्केट है, 3.5 खरब डॉलर, 3.5 ट्रिलियन डॉलर, वो बढ़ के 10 ट्रिलियन तक जाने की हमारी मान्यता है। 10 साल में 10 साल में, हाँ। तो 11% आपको डॉलर रिटर्न इसका मतलब होता है, जो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इंडिया वाली है। अच्छा। अब एक्चुअली आप देखो पिछले 5, 10, 15, 20, 25 और 30 साल का जो रिकॉर्ड है इंडिया का, बहुत ही बेहतरीन है। ये लोग ज़्यादातर देखते नहीं है पिछला जो 30 साल का रिकॉर्ड है। इंडिया, भारत सबसे ऊपर ही है परफॉर्मेंस में। तो आगे ज़्यादा मार्केट नहीं है, अमेरिका को छोड़ के बहुत ज़्यादा मार्केट्स, बड़े मार्केट्स तो है ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 10 साल में इंडिया, भारत, आई थिंक विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। वर्ल्ड में 3rd नंबर इकोनॉमी होंगे। 3rd नंबर इकोनॉमी, 3rd नंबर मार्केट कैप, दोनों हो जाएंगे। दोनों हो जाएंगे। अच्छा सर, यूएस और चाइना हमसे आगे रहेंगे। जाहिर सी बात है कि यात्रा एकदम वो एक तरफा तो नहीं होगी, बीच बीच में थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी होंगे। कोई छोटी मोटी रिस्क आपको जो? नहीं, छोटी मोटी नहीं, रिस्क तो बहुत होती है क्योंकि ये शेयर बाजार है। ओके, ये ऐसा नहीं चलता है। करेक्ट। शेयर बाजार ऐसे जाता है, ऐसे घूम के जाता है, और बड़ा बीच बीच में बहुत दर्द भी देता है। तो रिस्क में एक तो पहला 2024 का इलेक्शन है। ओके, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो इलेक्टोरेट है वो एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट को वोट करेगा, बट ये तय नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और मेजॉरिटी गवर्नमेंट का फायदा ये है कि फिर नीतियों पे ध्यान अच्छा रहता है, एक अर्थव्यवस्था प्रायोरिटी हो जाती है। सही बात है। लेकिन माइनॉरिटी गवर्नमेंट में प्रायोरिटी, सरकार चलाना प्रायोरिटी हो जाती है, वो अलग हो जाता है। तो वो एक चीज़ है। दूसरा कि ग्लोबली जो अर्थव्यवस्था है वो नरम है, और वहाँ पे तय नहीं है कि ये कैसे चलेगा अगले 5-10 साल में, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको, बहुत उधार है। 225% जो क्रेडिट टू जीडीपी है, चीन का रेशियो है, अमेरिका का जो रेशियो है, ये बहुत, इतना उधार दुनिया ने कभी नहीं देखा है। तो समस्या उनकी है, लेकिन दिक्कत सबको हो सकती है। नहीं, दिक्कत होगी, क्योंकि ना हमारा, मैंने जैसे कहा, 20% जीडीपी बाहर से आता है। करेक्ट। तो थोड़ा सा तो मतलब वो दिक्कत आएगी, दिक्कत आ सकती है। तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा तो अगले 2-3-4 साल के लिए तेल का दाम अभी भी मायने रखता है, फर्टिलाइज़र के दाम मायने रखते हैं, क्योंकि हम ये दोनों को इंपोर्ट करते हैं। और चौथा मैं ये बोलूँ कि हमें अगर बड़े पैमाने पे कारखाने लगाने हैं, तो हमारा जो वर्कफोर्स है, जो लेबर है, उनको स्किल करना ज़रूरी है। तो ये हो सकता है एक समय पे कि कारखाने की डिमांड बढ़ जाए, लेकिन हमारे पास उतने स्किल लेबर नहीं हो, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। अभी तक तो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, बढ़िया पैसा लगा रहे हैं, संभाले हुए हैं। एफआई ने थोड़ा मूड बिगाड़ा है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। क्या ऐसा समय आ सकता है कि दोनों में होड़ मचे, मैं पहले खरीदूं, ऐसा होगा हिंदुस्तान में? अगर आप मुझे पूछिए ना, तो मैं बोलूँ ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। क्योंकि फिर बबल हो जाएगा, और फिर उसके बाद बहुत पेन आता है। बबल क्रैशेस बहुत टफ होते हैं। राइट। फिर उसमें बहुत गिरावट आती है शेयर के दाम में। पैसों के साथ उम्मीदें भी टूटती अच्छा है कि एक ही स्रोत से डिमांड रहे, दोनों साथ में ना आए, लेकिन आ भी सकते हैं। बोलना बहुत कठिन है। और देखते हैं अभी हमारे रिपोर्ट से कितना इंटरेस्ट होता है।
लेकिन बहुत सारे FIIs ने इंडिया को ठीक तरह से समझा नहीं है, और जो बदलाव आ रहा है ये देश में पिछले 5-7 साल से, उन्होंने ये समझा नहीं है। अब हमने ये रिपोर्ट में चेष्टा की है कि उनको ये समझाए। अगर वो समझ गए और उन्होंने सोचा कि अभी हमें तो यहाँ पे पैसा लगाना है, तो 2023 में ये माहौल बन सकता है। तो देखते हैं। करीबन 150 पेजेस की रिपोर्ट लिखी है सर ने, और मैं ये कहूँगा कि आप मूवी देखते हैं या कहीं घूमने फिरने जाते हैं वीकेंड पर, या कोई मतलब OTT पे कुछ समय बिताते हैं, इस रिपोर्ट को पढ़िए, आपको जो इंसाइट मिलेगी। और मैं समझ सकता हूँ पढ़ने के बाद, जो मैंने 3 पेज के नोट्स बनाए और सर से 25 मिनट मैंने कोशिश की कि मैं पूरा समझूँ, इतनी डीप इंसाइट और एक एक चीज़ पर आप एक चीज़ कह सकता हूँ रिदम सर, ये पढ़ने के बाद ऐसा मुझे लगा कि मुझे हिंदुस्तान के बारे में कुछ पता नहीं है। मतलब ये डेटा, जो रिच डेटा जिसे कहना चाहिए। और एक और चीज़ आपको धन्यवाद दूँ उससे पहले, सर मैंने हज़ारों इंटरव्यू किए हैं, कई लोगों से मिला हूँ। वैसे तो आपका नाम जैसा रिदम है, आपको सुनना ही म्यूजिकल है, लेकिन एक चीज़ मैंने आपकी बड़ी नोटिस की है अभी भी। ये जरा मेरे कैमरामैन को कहूँगा, जरा सर के हाथ पर जरा एक बार फोकस है, जरा हाथ ऐसा करिए आप। इस तरह ये शो के लिए मैं पहन के आया हूँ। अरे सर गजब, मतलब ये सही मामला, थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा ऊपर गए। हाँ, ये सही मामले में जो कहते हैं कि फिर भी दिल हिंदुस्तान हो गया। वंडरफुल सर, मतलब कफलिंग आपके तिरंगा के गजब सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और जो खून बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैं तो हमेशा ऐसा बूस्टर डोज ढूंढता रहता हूँ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। और सही में दिल से मैं एक बार फिर से आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप जिस ओहदे पर हैं, जिस तरह का काम आप करते हैं, उसके बावजूद आप रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में सोचते हैं, समय देते हैं, उसके लिए मैं जितना आपको शुक्रिया कहूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे रिदम सर, जो बताते हुए हिंदुस्तान के अगले 10 सालों के बारे में। अपना टाइम आ चुका है। इस खास शो में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार।